अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज हमारी लास्ट वीडियो है MTS 623 काशीज़ सेकंड लॉ ऑफ मोशन। काशीज़ सेकंड लॉ ऑफ मोशन में ये अब आपके सब्जेक्टिव के लिए नहीं है इतना इंपॉर्टेंट, लेकिन इसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपके ऑब्जेक्टिव में पूछे जा सकते हैं। लाइक अब देखें, फर्स्ट ये है कि जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, जो काशीज़ फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन होता है उसमें लीनियर मोमेंटम होता है। एंड काशीज़ सेकंड लॉ ऑफ मोशन इसमें क्या है, एंगुलर मोमेंटम वाला प्रिंसिपल, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम प्रिंसिपल, ये यूज़ होता है। इसमें एक ये पॉइंट आपने याद रखना है, समेशन ऑफ मोमेंट विद रिस्पेक्ट टू आर्बिट्री पॉइंट ये 0 होता है। विच कंक्लूड एट स्ट्रेस टेंसर सिमेट्रिक, स्ट्रेस टेंसर इसमें सिमेट्रिक होता है, ये बात याद रखनी है आप लोगों ने। और समेशन ऑफ मोमेंट विद रिस्पेक्ट टू आर्बिट्रेरी पॉइंट ये 0 होता है। नेक्स्ट इसका लास्ट पॉइंट ये है कि इसमें जो 6 इंडिपेंडेंट स्ट्रेस कंपोनेंट होती हैं, इसमें कितने 6 इंडिपेंडेंट स्ट्रेस कंपोनेंट होते हैं इंस्टेड ऑफ ओरिजिनल 9। 3 डायमेंशनल में अगर हम देखें तो 9 कंपोनेंट होते हैं, लेकिन इसमें जो काशीज़ सेकंड लॉ ऑफ मोशन होता है इसमें कितने होते हैं, 6 होते हैं। और वो ये वाले होते हैं अल्फ़ा 1 1, अल्फ़ा 1 2, अल्फ़ा 1 3, फिर 2 1 2 2 2 3, फिर अल्फ़ा 1 3 3 3 1 3 2 3 3, ये वाले, ये उनकी बात हो रही है यहाँ पे। तो आपने काशीज़ सेकंड लॉ ऑफ मोशन के लिए याद रखना है, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, मूवमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू आर्बिट्री पॉइंट इज 0, जो कि कंक्लूड करता है तो कि स्ट्रेस टेंसर आपके पास सिमेट्रिक है और उसमें 6 इंडिपेंडेंट स्ट्रेस कंपोनेंट होते हैं इंस्टेड ऑफ ओरिजिनल 9 इन 3 डायमेंशन। और AIJ AGI, मतलब कि यहाँ पे देखें स्ट्रेस टेंसर को क्या बोला उन्होंने, सिमेट्रिक। IJ किसके इक्वल होगा, JI के। नेक्स्ट है प्रिंसिपल स्ट्रेस। प्रिंसिपल स्ट्रेस में आप लोगों ने याद रखना है कि ये वाली वैल्यूज 0 होती हैं, जस्ट डायगोनल एलिमेंट्स आपके पास होते हैं, अल्फ़ा 1 सिग्मा 1 सिग्मा 2 एंड सिग्मा 3। नेक्स्ट है पास फॉर आइगन वैल्यूज़ लेमडा एंड इट्स करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर, कि आप यहाँ पे एक आइगन वेक्टर को इंट्रोड्यूस करवा देते हैं, AIJ V लेमडा V। अब आप इसको यहाँ पे इधर लेके अगर आप माइनस कर दें, AIJ माइनस लेमडा, यहाँ पे आइडेंटिटी को लिखा है डॉट V। अब यहाँ पे उन्होंने क्या किया है, लेमडा 3 माइनस लेमडा 1 I1 लेमडा स्क्वायर माइनस I2 लेमडा माइनस I3 इज इक्वल टू 0 इनवेरिएंट। ये बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है आपके पेपर में, ये इसका ना कोई क्वेश्चन है ना ये समझ आ रही है, आंसर है। जस्ट आपने प्रिंसिपल स्ट्रेस के लिए ये याद रखना है कि ये वाले 0 होते हैं, यहाँ पे सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 होता है। और ये कुछ पॉइंट्स को आपने काशीज़ लॉ सेकंड मोशन में देख लेना है। देखिए जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था ना, काशीज़ इक्विलिब्रियम इक्वेशन इन 3 डायमेंशनल, जो फर्स्ट लॉ था उसका काशीज़ का, तो इसमें ये चीज़ आपके सब्जेक्टिव में पूछी जा सकती है, लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो ये किसी में भी नहीं पूछी जा सकती। तो आप इसको जस्ट एक नज़र देखना है तो लिख लें, अदरवाइज ये इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट है स्ट्रेस इनवेरिएंट्स क्या होती हैं। प्रिंसिपल स्ट्रेस आर इनवेरिएंट ऑफ स्ट्रेस स्टेट I1 AIJ ये होता है इक्वल अल्फा सिग्मा 1 सिग्मा 2 एंड सिग्मा 3, एंड I2 इक्वल होता है माइनस सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 1 सिग्मा 3 सिग्मा 2 सिग्मा 3। नेक्स्ट होता है I3 इक्वल होता है डिटर्मिनेंट सिग्मा। अब ये भी कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट MCQs के लिए एक नज़र देख लें इसको। देखिए अब जितना इसका सिलेबस MTS 623 का ज़्यादा करेंगे, मैं एंड अगेन बता रही हूँ सबको, जितना आप ज़्यादा करेंगे ना उतना ही आप ज़्यादा कंफ्यूज होंगे। अगर आप ये कहेंगे कि मैं ये भी कर लूँ, मैं ये भी कर लूँ, मैं ज़्यादा से ज़्यादा कर लूँ, तो जितना ज़्यादा आप लोग करते हैं ना आप उतने ही ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं पेपर में। तो ये आप इसका अगर सिलेक्टिव पिक करेंगे तो इंशाल्लाह आपका पेपर अच्छे से अटेम्प्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे मीन स्ट्रेस अभी देखें, इसका ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है, ये आपका फार्मूला आपके पेपर में पूछा जा सकता है। मीन स्ट्रेस का क्या फार्मूला होता है, तो आपने याद रखना है सिग्मा 3 1/3 TR, यहाँ पे सिग्मा IJ। अब यहाँ पे आप जस्ट ये भी लिख सकते हैं 1/3 सिग्मा IJ, और सिग्मा आई की वैल्यू आपको पता है क्या होता है, सिग्मा 1 सिग्मा 2 एंड सिग्मा 3। नेक्स्ट है आपके पास मीन प्रेशर किसके इक्वल होता है, -1/3। ये देखें यहाँ पे बस याद रखना है कि मीन जो स्ट्रेस होगा यहाँ पे पॉजिटिव होगा और जो मीन प्रेशर होता है यहाँ पे नेगेटिव होता है, बाकी इन दोनों फार्मूलों में कोई भी चेंज नहीं है। नेक्स्ट है हाइड्रोस्टेटिक स्टेट ऑफ स्ट्रेस। इसमें जस्ट आपने याद रखना है कि अल्फ़ा 1 हाइड्रोस्टेटिक का जहाँ पर भी जिक्र होगा, अल्फ़ा सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 ये इक्वल हो जाएगा। और यहाँ पे आप इस फार्मूले में जो प्रिंसिपल स्ट्रेस का फार्मूला था, यहाँ पे आप जस्ट सिग्मा 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 लिख सकते हैं। ज़रूर नहीं कि आप सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 लिखें, क्योंकि ये इक्वल है तो हम यहाँ पे सिग्मा 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 भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास एक क्वेश्चन है, अ बॉडी इन इक्विलिब्रियम, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, अच्छे से करके जाना है। एक बॉडी आपके पास इक्विलिब्रियम सब्जेक्ट ऑफ फॉलोइंग स्ट्रेस स्टेट। अब इसमें देखें आपके पास सिग्मा 1 1 की वैल्यू ये है, सिग्मा 1 2 सिग्मा 2 1 एंड सिग्मा 2 2। अब आपने यहाँ पे बॉडी फोर्स को फाइंड आउट करना है, ये फार्मूला उन्होंने आपको दिया हुआ है। अब ये देखें, ये मैं यहाँ पे अगर आपको लेके आऊँ, ये फार्मूला जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, इसमें ये था
ये देखें, यहाँ पर भी हमने क्या करना है, बॉडी फोर्स को फाइंड आउट करना है। वो यहाँ पे आ रहा है बॉडी फोर्स। जब आपने F1 को फाइंड आउट करना है, एक देखें यहाँ पे क्या है, 2x2 है, 2x2 मैट्रिक है, मतलब आपने F1 को फाइंड आउट करना है, F2 को फाइंड आउट करना है। F3 को यहाँ पे नहीं देखना क्योंकि ये 3 डायमेंशनल नहीं है, तो हमने सिर्फ ये 2 फाइंड आउट करने हैं। इन 2 के लिए हमारे पास ये फार्मूला हमें गिवन है। अब आप लोग सबसे पहले करेंगे क्या कि जब आपने F1 को फाइंड आउट करना है तो आप यहाँ पर ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। ये फर्स्ट 2 डायमेंशनल के लिए ये यूज़ करेंगे, इसको यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि ये 3 डायमेंशनल नहीं है। जब आपने F2 को फाइंड आउट करना हुआ, आप इसको ख़त्म कर देंगे। यहाँ से आपने जस्ट ये वाला फार्मूला लिखना होगा और ये +F1 इधर आके -F1 हो जाएगा, ये +F2 इधर आके -F2 हो जाएगा। अब आपने करना क्या है, आपने सिग्मा 1 की वैल्यू लिखनी है, सिग्मा 2 की वैल्यू लिखनी है और उसका आपने डेरिवेटिव लेना है x1 एंड x2 के अकॉर्डिंग। फिर सेकंड स्टेप में आप सिग्मा 1 सिग्मा 2 की वैल्यू लिखेंगे और उसका आप डेरिवेटिव लेंगे x1 एंड x2 के अकॉर्डिंग। देखिए यही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, वही वाला फार्मूला, सिग्मा 1 ओवर पार्शियल x1, सिग्मा 2 ओवर पार्शियल x2 -F1। ये मैंने सेकंड फार्मूला लिखा। फर्स्ट में 1 एंड 2 क्या लिखना है, देखिए मैंने यहाँ पे बताया था ये कॉलम वाइज है, ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है, ये थर्ड कॉलम है। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट में आपने जो लिखना है x1 एंड x2 के लिए आपने डेरिवेटिव लेना है। F1 के लिए आप पहले α1 लिखेंगे, फिर α2 लिखेंगे। जब आप F2 को फाइंड आउट करेंगे तब आप लिखेंगे α1 एंड α2। यही बात यहाँ पर लिखी हुई है, यहाँ पे α1 α2। इसका भी आपने पार्शियल x1 पार्शियल x2 के अकॉर्डिंग लेना, तो -F2 आएगा। चलिए अब इसका लेते हैं, α1 की वैल्यू x1 है, α2 की वैल्यू xy है, या पीछे से देख सकते हैं। आप इसका x के अकॉर्डिंग डेरिवेटिव लेंगे तो आपके पास आएगा, ये देखिए ये प्रोडक्ट लगेगा, प्रोडक्ट फोर्स। आपने ये एक डेरिवेशन, जब भी आपने डेरिवेशन की होगी FSC में, तो प्रोडक्ट रूल आपने देखा होगा। सबसे पहले आपने क्या करना है, x के अकॉर्डिंग इसका डेरिवेटिव लेना है, ठीक है, तो y साथ ऐसे ही आ जाएगा। फिर आपने y के अकॉर्डिंग इसका डेरिवेटिव लेने, साथ x ऐसे ही आ जाएगा, दरमियान में प्लस का साइन होता है। ये आपने उस वीडियो में FSC में ये इस चीज़ को देखा हुआ होगा, प्रोडक्ट रूल को। तो आप उसके अकॉर्डिंग इसका पार्शियल x के अकॉर्डिंग इसका डेरिवेटिव लेंगे। बल्कि यहाँ पर अगर आप प्रोडक्ट रूल ना भी लगाएं, देखिए आपने जस्ट x के अकॉर्डिंग लेना है। जब x के अकॉर्डिंग आप इसका डेरिवेटिव लेंगे 1 आएगा और ये वाला साथ y आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे y आएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, जब आप इसका y के अकॉर्डिंग लेंगे तो यहाँ पे +5। अब क्या आंसर आया इसका, y +5, और यहाँ पे क्या है, -F1 है। जब -F1 है यहाँ पे, तो आपको F1 की वैल्यू चाहिए, तो ये इधर आके क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, -F5 -y, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपने क्या करना है, 1 2 के अकॉर्डिंग इसका लिखना है और इसका डेरिवेटिव पार्शियल x1 एंड पार्शियल x2 के अकॉर्डिंग इसका डेरिवेटिव लेना है। x1 में आप x के अकॉर्डिंग लेंगे, x2 में आप y के अकॉर्डिंग लेंगे। यहाँ पे जब आप इसका y का x के अकॉर्डिंग लेंगे 0 हो जाएगा, x का y के अकॉर्डिंग लेंगे 0 हो जाएगा, तो F2 आपका 0 हो जाएगी। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आपने ये वाला फार्मूला याद रखना है जो कि काशीज़ इक्वेशन फर्स्ट लॉ ऑफ इक्वेशन से हमने लिया था, ये वाला भी। तो आपने F1 और F2 को यहाँ पे देखें, उन्होंने क्वेश्चन में बोला था कि आप बॉडी फोर्स को फाइंड आउट करें। बॉडी फोर्स का यही वाला फार्मूला हमने यहाँ पे लगाया। यहाँ पे सिग्मा 1 सिग्मा 2 की वैल्यू को पुट किया। फिर आपने इसका x के अकॉर्डिंग लेना था, तो आप यहाँ पे y आएगा। जब इसका y के अकॉर्डिंग लेंगे तो जस्ट प्लस आएगा, तो y +5 आ जाएगा। F1 की वैल्यू चाहिए तो ये माइनस यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, -y -5, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट ये वाला क्या हो जाएगा, y को x के अकॉर्डिंग, x को y के अकॉर्डिंग लेंगे तो ये 0 हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास स्ट्रेस मैट्रिक, ये वही वाली मैट्रिक गिवन है। यहाँ पे आपने बताना है कि नॉर्मल एंड शेयर्ड स्ट्रेस कौन से होते हैं। मैंने आपको एक वीडियो में लास्ट वाली वीडियो में बताया था, ये होती हैं नॉर्मल स्ट्रेस और ये वाले होते हैं शेयर। तो नॉर्मल कौन कौन से, x y एंड 4x, और शेयर वाले कौन से हैं, यहाँ पे देखें ये दोनों इक्वल हैं, 5y क्या है, ये शेयर स्ट्रेस है। और ये वाला जो होता है डायगोनल एलिमेंट, ये होते हैं नॉर्मल स्ट्रेस। नेक्स्ट आप लोगों ने बताना है फाइंड कंस्ट्रेंट फॉर स्ट्रेस मैट्रिक, ये स्ट्रेस मैट्रिक गिवन है। इसका आपने बताना है टेंसाइल एंड कंप्रेसिव स्ट्रेस। ये हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि टेंसाइल स्ट्रेस के लिए जो अल्फा II होता है, ये क्या होता है, ग्रेटर देन 0 होता है, सिग्मा II, ठीक है। और यहाँ पे कंप्रेसिव के लिए क्या होता है, सिग्मा II ये लेस देन 0 होता है। तो आपने याद रखना है, जब आप इसको ग्रेटर देन 0 करेंगे, सिग्मा 1 सिग्मा 2 की वैल्यू पुट करें, x y एंड 4x, तो यहाँ पे x इज़ ग्रेटर देन 0, यहाँ पे y इज़ ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। कंप्रेसिव स्ट्रेस के लिए आपने लेस देन 0 करना है, तो ये x भी लेस देन 0 और ये y भी लेस देन 0।
आपने याद रखना है टेंसाइल स्ट्रेस में सिग्मा आई ग्रेटर देन 0 होता है, कंप्रेसिव में लेस देन 0 होता है। और ये आई का मतलब है कि आपने जस्ट डायगोनल एलिमेंट्स को यहाँ से लेना है, सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 को, आपने इन दोनों को नहीं लेना। तो यहाँ पे आप लिखेंगे सिग्मा 1 ग्रेटर देन 0 एंड सिग्मा 2 ग्रेटर देन 0। सिग्मा 1 की वैल्यू आपके पास यहाँ पे x1y है और सिग्मा 2 की वैल्यू x4x है। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं x इज़ ग्रेटर देन 0 एंड y इज़ ग्रेटर देन 0। एंड फॉर कंप्रेसिव स्ट्रेस के लिए जब आप फाइंड आउट करेंगे तो सिग्मा आई इज़ लेस देन 0, सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 इज़ लेस देन 0, यहाँ पे xy लेस देन 0 एंड 4x इज़ लेस देन 0। ये आपके पास है कंप्रेसिव टेंसाइल एंड कंप्रेसिव स्ट्रेस। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन जिसमें आपने प्रिंसिपल स्ट्रेस को फाइंड आउट करना है। सेम आपके पास मैट्रिक गिवन है। जब भी प्रिंसिपल स्ट्रेस फाइंड आउट करना होगा आपने डायगोनल एलिमेंट जो डायगोनल हैं एलिमेंट्स आपने उनमें से लैम्डा को माइनस करना होगा और देन आपने उनका डिटर्मिनेंट लेके उसको 0 के इक्वल रखना है। ठीक है, अब यहाँ से मैंने यही किया, जो डायगोनल एलिमेंट्स थे यहाँ से मैंने लैम्डा को माइनस किया और ये आपने सेम ही रखने हैं। जस्ट आपके देखें यहाँ पे सिग्मा आई माइनस लैम्डा आई, मतलब कि जो आई 1 और 2 है जस्ट आपने उनमें से लैम्डा को माइनस करना है। अब यही मैंने किया। फिर आपको पता है कि डिटर्मिनेंट को कैसे फाइंड आउट करते हैं, आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाना है और इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाना है। और यहाँ पे दरमियान में डिटर्मिनेंट जब हम फाइंड आउट करते हैं माइनस का साइन होता है। यहाँ पे आप क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। आपको पता है कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, पहले आप एक्स वाई को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, देन आप लैम्डा को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपके पास ये सारी टर्म्स आ जाएंगी। नेक्स्ट ये आपके पास आएगा -25y² इज इक्वल टू 0। अगर आप इसको लिखें इस फॉर्म में तो आपके ये क्वाड्रेटिक फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा 9 क्लास में, लैम्डा स्क्वायर -4x प्लस एक्स वाई लैम्डा प्लस 4x स्क्वायर वाई माइनस 25y स्क्वायर। लैम्डा स्क्वायर वाली वैल्यू को सेपरेट किया, देन आपने लैम्डा वाली वैल्यू को लिखा, देन आपने वो वैल्यू लिखी जिसके साथ ना लैम्डा स्क्वायर था ना लैम्डा था, तो आपने वो वाला फार्मूला अब लिखना है। ये आपके पास ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 4x प्लस एक्स वाई है, सी की वैल्यू है 4x स्क्वायर वाई माइनस 25y स्क्वायर। अब यहाँ पे आपने वो वाला फार्मूला अप्लाई करना है जो हम स्टार्ट में किया करते थे 9 क्लास में, -b प्लस -b स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2। यहाँ पे जब ये वाला माइनस और माइनस बी वाले फार्मूले के साथ होगा तो ये प्लस बी हो जाएगा, तो होगा प्लस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac देन बाय 2। तो ये जस्ट आपने यहीं तक सोल्व करना है। नेक्स्ट है आपके पास सट्वेन टेंसर। अब सट्वेन टेंसर क्या होता है, इट इज़ डिफाइंड रिलेटिव चेंज इन पोजीशन ऑफ पॉइंट्स विद इन बॉडी डैट हैज़ अंडरगोज डिफॉर्मेशन। अब ये सट्वेन टेंसर एस उसको कहते हैं जब आपके पास एक बॉडी हो, आपने उसके ऊपर स्ट्रेस अप्लाई किया हो और उसमें जो पॉइंट्स है या उसकी पोजीशन अब थोड़ी बहुत चेंज हो गई हो या उसमें थोड़ा बहुत डिफॉर्मेशन टूट फुट हो गई, हम सिंपल वर्ड्स में कह सकते हैं, तो उसको कहते हैं सट्वेन टेंसर। कि आप उसकी पोजीशन में जो चेंज होता है जब हम किसी भी बॉडी पर स्ट्रेस को अप्लाई करते हैं, तो इसका जो फार्मूला होता है वो ये होता है EIJ इज़ इक्वल टू EIJ माइनस WIJ। अब ये वाला जो W है ये आप ये ओमेगा जिसका आप रोटेशन रिजिड बॉडी की रोटेशन को शो कर रहा है और ये वाला जो है ये सट्वेन को शो कर रहा है यहाँ पे। तो ये वाला फार्मूला आपने याद रखना है क्योंकि ये नेक्स्ट आपका यूज़ होगा। नेक्स्ट है आपके पास ये EIJ का क्या फार्मूला होता है और WIJ का क्या फार्मूला होता है। इसका फार्मूला होता है 1/2 EIJ प्लस JI। ठीक है, मतलब कि EIJ किसके इक्वल है कि आप इस EIJ प्लस EJI और अगर आपने ये जो सट्वेन को शो कर रहा है EJI इसके किसके इक्वल होगा कि आप EIJ के जगह पहले JI लिखें फिर IJ लिखें। तो आप यहाँ से सिंपली लिख सकते हैं कि ये जो EIJ सट्वेन वाला है ये इसके इक्वल है, मतलब ये क्या है, सिमेट्रिक है। देन सेकंड आपके पास अगर W का देखा जाए, WIJ जो रोटेशन को शो करता है उसका फार्मूला होता है 1/2 EIJ माइनस EJI। अगर आपने यहाँ पर WJI को फाइंड आउट करना हुआ तो यहाँ पे JI आएगा और यहाँ पे IJ। तो अब ये किसके इक्वल होगा, जब आप इसको स्टार्ट में लेके जाएंगे इसको सेकंड में लेके जाएंगे तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। तो आप ये कह सकते हैं कि ये एंटी सिमेट्रिक है। WIJ किसके इक्वल है, माइनस WJI किसके इक्वल है, माइनस WIJ के। ठीक है, ये आपने ये दोनों बातें MCQs के लिए भी याद रखनी है और इनके फार्मूलों को भी याद रखना है। नेक्स्ट है आपके पास E11 E12 E21 या E22 ये किसके इक्वल होता है, इन दोनों का अगर आप प्लस कर लें E11 और 1/2 E12 प्लस 21 1/2 E21 प्लस 12 यहाँ पे E22, मतलब आपने पहले यहाँ पे लिखना है ये आपने अब क्या लिखा है, ये है जो आपने यहाँ पे सट्वेन को किया, सट्वेन वाला EIJ उसका ये वाला मैट्रिक होता है।
ठीक है। ये EIJ किसके इक्वल होता है, यहाँ पर E11 और यहाँ पे E22, यहाँ पे क्या आएगा 1/2 E12 E21 और यहाँ पे क्या आएगा E21 एंड E12। मतलब यहाँ पे इसी को उन्होंने लिख दिया, लेकिन यहाँ पे पहले E12 लिखा है फिर E21 और यहाँ पे E21 को पहले लिखा है देन E12, बाकी ये वही बात है। देन उन्होंने WIJ वाला मैट्रिक लिखा है। WIJ में आप लोगों ने याद रखना है कि ये वाले जो एलिमेंट होते हैं डायगोनल ये 0 होते हैं और यहाँ पे दरमियान में जस्ट माइनस का साइन आएगा, बाकी यही वाली वैल्यूज़ हैं। अगर ये आपके क्वेश्चन में आ जाए E11 E12 E21 E22, इसका बताएं कि ये मैट्रिक किसके इक्वल होता है, तो आपने बताना है कि ये होता है इक्वल IJ प्लस WIJ। ठीक है, आपने इन दोनों का मैट्रिक लिखना है। इसका मैट्रिक ये होता है E11 E22 और यहाँ पे 1/2 E11 E21 1/2 E21 प्लस 1 2। देन आपने इस W वाला लिखना है, इसके ये वाले एलिमेंट 0 होते हैं, ये आप MCQ में पूछ सकते हैं और यहाँ पे जस्ट माइनस आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं कि EIJ क्या है, सिमेट्रिक टेंसिल है और WIJ एंटी सिमेट्रिक। यही बात मैंने आपको ऊपर भी बोली थी कि ये सिमेट्रिक है और ये वाले क्या है, एंटी सिमेट्रिक है। और WIJ में जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं ये 0 होते हैं। टेंसर EIJ हैज़ आइगन वैल्यूज विच आर कॉल्ड प्रिंसिपल सट्रेन। ये जो आइगन वैल्यूज़ होती हैं E11 E22 इनको प्रिंसिपल सट्रेन कहते हैं। नेक्स्ट आपके पास बहुत ही ईजी क्वेश्चन है और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके सब्जेक्टिव के लिए। गिवन द मैट्रिक EIJ ये है आपके पास ACCA। अब उन्होंने बोला है EIJ फाइंड आउट करें या WIJ फाइंड आउट करें। इनका मैट्रिक अभी मैंने इनकी वैल्यूज़ मैंने अभी आपको बताई हैं कि EIJ इसके इक्वल होता है और WIJ इसके इक्वल होता है। तो आपने सिंपल यहाँ पे लिखा है EIJ का फार्मूला लिखना है। अब देखें जब आपने फाइंड आउट करना है E11 के लिए तो आप यहाँ पर क्या वैल्यूज़ लिखेंगे 11। जब E11 फाइंड आउट करना होगा तब आपने यहाँ पर क्या पुट करना है 11 E11 प्लस E11। अब आपके पास E11 की वैल्यू A है तो यहाँ पर भी E11 और यहाँ पर भी E11 A प्लस A करेंगे तो 2A हो जाएगा। 2A/2 क्या आ जाएगा आंसर, जस्ट A। अब आपने फाइंड करना है E22 कैसे फाइंड आउट करेंगे, जब आप I और J की जगह क्या रखेंगे 2 तो यहाँ पर E22 यहाँ पर भी E22 की वैल्यू है A। देखें यहाँ पे E22 की वैल्यू है A, तो यहाँ पे आप देखें A प्लस A क्या हो जाएगा 2A यहाँ पे डिनोमिनेटर में फार्मूले में 2 है, 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ पे जस्ट A आंसर में आ जाएगा। नेक्स्ट E12 फाइंड आउट करना है आपने, देन E21 फाइंड आउट करना है। E12 के केस में आप यहाँ IJ की जगह 1 2 रख देंगे तो यहाँ पे 1 2 और यहाँ पे 2 1 हो जाएगा। इसकी वैल्यू आपको पता है क्या है, C है, तो यहाँ पे आपने रखा C प्लस C 2C/2, तो यहाँ पे जस्ट C आ जाएगा। इस तरह आप E21 की वैल्यू को निकालेंगे तो वो भी C आ जाएगा। तो मतलब EIJ वाला किसके इक्वल आ गया, इसमें EIJ में E11 की वैल्यू AI है, E22 की वैल्यू भी AI है, इन दोनों की वैल्यू CC आई है तो यहाँ पे CC लिख दिया। अब देखें जो हमने फाइंड आउट किया ये सट्रेन वाला EIJ ये किसके इक्वल आया, सिग्मा IJ के, यही वाले EIJ के इक्वल आ गया। नेक्स्ट अब आपने क्या फाइंड आउट करना है WIJ का फार्मूला भी वैसा ही है लेकिन जस्ट यहाँ पे माइनस है। तो अब आपने पहले W11 फाइंड आउट करना है, फिर W22, फिर W12, फिर W21। इस तरह जब आप फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ पर तो वही वैल्यूज़ आ गई, लेकिन यहाँ पे देखें जब वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, जैसे यहाँ पे C माइनस C कैंसिल आउट हो जाएगा कि जितने भी ये इनकी वैल्यूज़ आएंगी। फॉर एग्जांपल मैं W11 के लिए बता देती हूँ, W11 में ये यहाँ पे क्या आएगा E11 माइनस E11। अब E11 की वैल्यू A है तो यहाँ पे A माइनस A क्या हो जाएगा 0, कैंसिल आउट, तो ये क्या हो जाएगा 0। इसी तरह आप W22 की वैल्यू फाइंड आउट करें, W12 की, W21 की, तो ये सारा क्या हो जाएगा 0। तो WIJ वाला मैट्रिक इसके इक्वल आया आपका 0 0 0 0। तो होप सो आपके इस क्वेश्चन की समझ आई होगी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने इसकी प्रैक्टिस लाजमी करनी है। नेक्स्ट आपके पास टॉपिक है इलास्टिसिटी। ये डिफॉर्मेशन इन बॉडी अंडर स्ट्रेस डू नॉट एक्सीड अ सर्टेन लिमिट कॉल्ड इलास्टिक लिमिट। अगर आपके पास एक ऐसा बॉडी जिस पर आपने लिमिट को अप्लाई किया, स्ट्रेस को अप्लाई किया, फिर भी वो अपनी ओरिजिनल शेप में वापस आ जाता है, जब आप स्ट्रेस को रिमूव करते हैं तो उसको कहते हैं इलास्टिक लिमिट। ठीक है, आपके पास एक बॉडी है, एक जिस्म है, आपने ऊपर स्ट्रेस को अप्लाई किया और स्ट्रेस को जब आपने अप्लाई किया तो उसने थोड़ी सी अपनी पोजीशन चेंज की, जब आपने स्ट्रेस को रिमूव किया तो वो अपनी ओरिजिनल शेप में वापस आ गया। तो उस लिमिट जिस पर वो अपनी ओरिजिनल शेप में वापस आता है उस लिमिट को आप लोग क्या कहते हैं, इलास्टिक लिमिट। अब आपने थोड़ा सा ये आप MCQs के लिए देख लें, रिलेशन बिटवीन इलास्टिसिटी विद स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। इसमें जो E होता है वो S अल्फा के, मतलब ये अगर आपके पास इलास्टिसिटी है और ये आपके पास क्या है स्ट्रेन और ये आपके पास क्या है इलास्टिसिटी, तो इनका आपस में ये लीनियर रिलेशन है। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास ये आपने याद रखना है E इक्वल टू S अल्फा सिग्मा एंड सिग्मा इज इक्वल टू C E।
इसकी थोड़ी सी अगर आप MCQs के लिए इसको देख लें, अमाउंट ऑफ स्ट्रेस इज़ इनफाइनाइट स्मॉल देन अमाउंट ऑफ स्ट्रेन विच इज़ आल्सो इनफाइनाइट इज़ लीनियर। यही बात उन्होंने यहाँ वहाँ पर लिखा जो मैंने अभी बताई कि जो आपके पास स्ट्रेन होता है वो उसके स्ट्रेस जो आपने स्ट्रेस अप्लाई किया होता है उसके क्या लीनियर डिपेंडेंट होते हैं, मतलब लीनियर प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पे जब आप उस प्रोपोर्शनल को ख़त्म करेंगे तो आप कांस्टेंट लिख देंगी S, और जब आप इन दोनों को लिखें तो यहाँ पे आप कांस्टेंट खुद से लिख सकती हैं C। यहाँ पे जो C है वो इसको आप लोग कहते हैं इलास्टिक स्टिफनेस, ठीक है, इलास्टिक टेंस। अब आपने ये वाला फार्मूला याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट एक उसमें यूज़ हो रहा है MC न्यूमेरिकल में। EIJ ये किसके इक्वल होगा, देखें यहाँ पे EIJ SIJKL और यहाँ पर भी KL, मतलब ये KL आपने यहाँ पे लिखना है। देन जब आप इसके लिए फार्मूला लिखेंगे सिग्मा IJ के लिए, इसमें आएगा C कांस्टेंट, इसमें आप कांस्टेंट C को यूज़ करेंगे, इसमें आप कांस्टेंट S को यूज़ करेंगे, ठीक है। CIJKL यहाँ पे भी EKL आ जाएगा, मतलब यहाँ पे जब आपने S और C को चेंज कर देना है, यहाँ पे E को अल्फ़ा सिग्मा के साथ, यहाँ पे सिग्मा को E के साथ। ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इसको देखना है। यहाँ पे CIJKL क्या है, स्टिफनेस टेंसर, ठीक है, और ये जो SIJKL है ये इलास्टिक टेंसर, और ये दोनों क्या है एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। रेसिप्रोकल ये क्या, स्टिफनेस टेंसर रेसिप्रोकल है इलास्टिसिटी टेंसर के, आपके MCQs में आ सकता है। बाकी आपने इसको क्वेश्चन के लिए याद रखना है, ये आपके पेपर में सब्जेक्टिव में ये वाला फार्मूला आ सकता है। कंपोनेंट्स ऑफ SIJKL, जो अब अगर कोई आपसे कंपोनेंट पूछे, अगर वो 2 डायमेंशनल का पूछे तो आपने 2 की पावर 4 करनी है, 3 डायमेंशनल का पूछे 3 की पावर 4, इसी तरह आपने पावर को 4 लिखना है, जो भी डायमेंशनल हो आपने उस डायमेंशनल को नीचे लिखना है। पावर 4 होनी चाहिए क्योंकि यहाँ पे क्या है, कितने इंडेक्स हैं, 4 इंडेक्स हैं। नेक्स्ट आपके पास देयर आर ओनली 6 इक्वेशन नीडेड टू कैलकुलेट EIJ एंड सिग्मा IJ एंड इन ईच इक्वेशन देयर विल बी ओनली 6 इंडिपेंडेंट टर्म्स। ये अब आपके MCQs में आएगा, 100% आएगा। कितने इलास्टिसिटी टेंसर में कितने इंडिपेंडेंट टर्म्स होती हैं, 6 इंडिपेंडेंट टर्म्स होती हैं। देयर कैन बी नो देन 36 नहीं होती हैं। अगर आप इसको ऐसे वैल्यूएट करें 36, लेकिन आपने जस्ट इतना बताना है कि कितनी इसमें टर्म्स होती हैं, ये आपके जस्ट MCQs में पूछा जा सकता है। 6 इंडिपेंडेंट टर्म्स होती हैं इलास्टिसिटी टेंसर में। अब ये वाला क्वेश्चन, ये वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके आज के टॉपिक में, कि ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन लॉन्ग शॉर्ट के लिए। इलास्टिसिटी टेंसर का ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है, ये वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, E11 E2 ये वाला, और एक ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है AC, जिसमें आपने EIJ और WIJ को फाइंड आउट करना था, ठीक है। नेक्स्ट अब ये लास्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें आपने अब क्या बताना है, कंपोनेंट ऑफ EIJ यूजिंग, अब ये इसके कंपोनेंट बताने हैं आपने, ठीक है। अब ये आपके पास IJ है, इसमें आपने E11 और E12 इन दो के कंपोनेंट बताने, ये आपका क्वेश्चन है। फार्मूला आपको क्वेश्चन में गिवन है E11 और E11 एंड E12 के लिए आपने बताना है। अब ये आपको पता है कि ये क्या होता है, EIJ होता है, ठीक है। EIJ है, ये SIJKL और सिग्मा KL। अब आपने यहाँ पे क्या रखना है, E11, मतलब आपने I और J की जगह 1 को रख के जितने भी ये बनते हैं उन सबको बनाना है। मतलब पहले आपने क्या करना है, देखें E11 है तो आपने यहाँ पे IJ की जगह 1 पहले S की जगह 1 लिखें। अब KL की वैल्यू को जस्ट चेंज करते जाएँ, पहले आप KL की वैल्यू को 1 रखेंगे तो यहाँ पर भी 1 यहाँ पर भी 1 क्योंकि KL यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। फिर आप उसको 1 2 1 2 कर ले, फिर आप 1 3 1 3 कर लें, फिर आप 2 1 2 1 कर ले, फिर आप 2 2 2 2 2 3 2 3, फिर 3 1 3 3 3 3 3, क्योंकि ये 3 क्रॉस 3 है तो आपको पता है 3 क्रॉस 3 में कौन कौन से होते हैं, एक अल्फ़ा 1 1 होता है, अल्फ़ा 2 2 होता है, सॉरी 1 2 1 3, फिर आपके पास 2 1 2 2 2 3, फिर 3 1, फिर 3 2, फिर 3 3। तो अब आपने यहाँ पे यही चीज़ लिखनी है, ये वाली, ठीक है। इन सबको लिखना है, स्टार्ट में आपने IJ की जगह 1 1 ही रखना है क्योंकि यहाँ पर 1 1 है। नेक्स्ट जब आप E1 2 के लिए फाइंड आउट करेंगे आपने सेम IJ की जगह आपने रख देना है 1 2 1 2 लिखते जाएँ। यहाँ पे आप KL की जगह चेंज करते जाएँ, KL की जगह पहले 1 1 रखें, फिर आप 1 2 रखें, फिर आप 1 3 रखें, 2 1 रखें, 2 2 रखें, 2 3 रखें, 3 1 रखें, 3 2 रखें, 3 3 लिखें। लेकिन आपके पास IJ की वैल्यू सेम होनी चाहिए 1 2, क्योंकि क्वेश्चन में हमें गिवन है कि आपने 1 1 के लिए और 1 2 के लिए ये सारे फाइंड आउट करने हैं। अगर क्वेश्चन में वो E2 2 बोलें तब आप IJ की जगह 2 2 रखेंगे, यहाँ पर भी 2 2 आएगा, और KL की जगह आप चेंज करते जाएंगे, KL की जगह पहले आप ये रखेंगे, फिर प्लस ये, फिर प्लस ये, फिर प्लस ये। तो ये सारे इस तरह आपने फाइंड आउट करने हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से करना है। आज का हमारा ये अल्हम्दुलिल्लाह आपका MTS 623 का सिलेबस एंड हो गया है। इनके मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे भी एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगी इंशाल्लाह। तो आपने अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा, और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन की समझ नहीं आती है आप डिस्क्रिप्शन से मेरे ग्रुप का लिंक ज्वाइन कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।